नमस्कार, मैं हूँ रानी शर्मा। पीटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फार्मासिस्ट मित्रों, हमने पिछले 2 भाग में आपकी मुलाकात आरसीडीए अध्यक्ष एवं इंडस्ट्रियोलॉजिस्ट फार्मासिस्ट सचिन भालेकर से करवाई। पिछले भाग में आपने फर्जी फार्मासिस्ट के बारे में एवं उस पर हम किस तरह से प्रतिबंध लगा सकते हैं यह आह्वान देते हुए हम सभी ने फार्मासिस्ट भालेकर को सुना एवं देखा भी। आज इस भाग में फार्मासिस्ट भालेकर द्वारा फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर डिस्पेंसिंग मामला एवं पीसीआई द्वारा हाल ही में फार्म डी पर विशेष टिप्पणी की है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सचिन सर, जैसा आपने कहा उसको हम यथार्थ रूप से मान सकते हैं, क्योंकि आज ही हमने फार्मर डी जो न्यूज प्रसारित की है उसमें हमने देखा स्टूडेंट ने जो भूख हड़ताल की है वो जंतर मंतर से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? फार्म डी का जो एक्चुअली कोर्स शुरू हुआ है, पहली बात तो इंडियन पॉपुलेशन और इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम का हम लोग ने स्टडी करना जरूरी है। इसे 7-8 साल पहले फार्म डी का जो कोर्स चालू हुआ वो पूना के पहले एक रिप्यूटेड कॉलेज को ये कोर्स दिया गया फार्मेसी काउंसिल के पास से, एंड बाद में इसके अप्रूवल सभी कॉलेजेस ने लेना शुरू कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस कंट्री में गवर्नमेंट पॉलिसीज में, अभी मैं फार्म डी के स्टूडेंट्स को गलत नहीं बोलूंगा क्योंकि उनका इसमें कुछ भी गलती नहीं है। पहली बात तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए फार्म डी का जो कोर्स इंप्लीमेंट किया, फार्म डी का कोर्स दिस इज कम्प्लीटली क्लिनिकल बेस्ड कोर्स। जब ये कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ तो बड़े बड़े फार्मा गुरुज ने इसका प्रमोशन किया। उन लोगों ने बोला कि नहीं, अभी फार्मासिस्ट विल बिकम ए डॉक्टर, क्लिनिकल में बहुत सारे इनको जॉब्स मिलेंगे, यूएस में नौकरी मिलेगी, यूरोप में नौकरी मिलेगी, ऐसा हो जाएगा। तो बहुत सारे सपने दिखाए गए और लोगों ने भी अभी भी जो एडमिशंस हो रहे हैं इनको सपने दिखाए जाते हैं कि नहीं, आपको यूएस में नौकरी मिल जाएगी, यूरोप में। लेकिन सही में फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स, मतलब क्लिनिकल सेक्टर और फार्मेसी, इसमें कहीं पे तो गलती हो रही है कोरिलेट करने के लिए। अगर यूएस में हम लोग देखेंगे तो फार्मेसी इज कंसिडर्ड एज ए बेस्ट प्रोफेशन, मतलब डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट दे आर कंसिडर्ड एज ए रिपीटेड प्रोफेशन। और अगर इंडिया में हम लोग प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो ठीक है, चलो कोई लेक्चर सुनने के लिए या किसी सेमिनार में बोलने के लिए वी आर द फार्मासिस्ट, वी आर द बेस्ट, वी आर दिस, वी आर दैट, ये सब चीजें तो ठीक है, चलो मान लेते हैं कि एज ए फार्मेसी एक्टिविस्ट मैं भी कभी कभी बोलता हूँ कि फार्मासिस्ट इज द बेस्ट, ये है वो है फार्मेसी फील्ड में। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग रियलिटी देखते हैं, जहां पर हम लोग अगर महाराष्ट्र का ही देखेंगे या उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट का देखेंगे, महाराष्ट्र स्टेट में टोटल 85 मेडिकल स्टोर्स है। 85,000 मेडिकल स्टोर्स है। 85,000 मेडिकल स्टोर्स में से आपने अगर देखा तो 40,000 मेडिकल स्टोर्स आर ओन्ड बाय नॉन फार्मासिस्ट। नॉट बोगस, दे आर नॉन फार्मासिस्ट, दे आर नॉट एट ऑल फार्मासिस्ट, दे आर 10th फेल 10th पास पीपल्स। मतलब हम लोग मराठी में बोलते कि अडानी लोगों ने मेडिकल स्टोर्स खोल दिया, इलिटरेट लोगों ने मेडिकल स्टोर्स खोल दिया। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में 12,000 या 16,000 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उनके काउंसिल के पास, एंड 80,000 मेडिकल स्टोर्स रन हो रही है। इनको कौन चला रहा है? इनको सब इलिटरेट पीपल चला रहे हैं। जिनको इंग्लिश पढ़ने आता है वो मेडिकल स्टोर्स खोल देता है। इलीगल मेडिकल स्टोर्स आज के तारीख में देश में चल रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में हम लोग सपने दिखा रहे हैं कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट आएगा, हमारे हॉस्पिटल के वार्ड्स में फार्मासिस्ट रहेंगे, या फार्म डी के स्टूडेंट्स को अभी जॉब देना, इन लोगों ने हड़ताल चालू किया। स्टूडेंट्स का इसमें गलती नहीं है, गवर्नमेंट पॉलिसी कहीं पे रॉन्ग है। और आगे जाके मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि अभी वो स्टूडेंट्स का, जैसे मैंने फिर से मैं बोलता हूँ कि स्टूडेंट का इसमें गलती नहीं है, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि फार्म डी के लोगों को जॉब्स मिलने चाहिए, इसके लिए भूख हड़ताल हो रही है, इसके लिए वो लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो देश में किराना स्टोर्स, पान टपरी, पेट्रोल पंप, इन सभी ठिकानों पे मेडिसिन बेचने की परमिशन देने की बात हो रही है, जो देश की ड्रग एडवाइजरी कमेटी इस तरीके का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज रही है कि अभी मेडिकल स्टोर्स में जाने का जरूरत नहीं है, आपको ओटीसी ड्रग जो सिंपल ड्रग्स है वो सभी ड्रग्स आपको पेट्रोल पंप पे मिल जाएंगे, किराना दुकान में मिल जाएंगे। वही देश में दूसरी जगह पे जंतर मंतर में जाके फार्म डी का स्टूडेंट बोल रहा है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस चालू करवाओ और हम लोगों को जॉब दे दो। सो एक साइड में गवर्नमेंट की पॉलिसीज है कि ड्रग मार्केट ओपन कर दो, उनको फार्मासिस्ट का भी इंपॉर्टेंस
नहीं है, उनको ये भी नहीं सोच रहे कि विदाउट फार्मासिस्ट अगर ड्रग्स दे देंगे तो पब्लिक का क्या हालत हो जाएगा। एंड दूसरी जगह पे कॉलेजेस ड्रीम्स दिखा रहे हैं स्टूडेंट को कि फार्मेसी करने के बाद आपका बहुत बड़ा फ्यूचर है, और ये फ्यूचर लेके, ये ड्रीम्स लेके स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को जॉब्स दे दो। तो ये सभी कंट्रोवर्सी में कहां से जॉब मिलने वाले, कहां से गवर्नमेंट इनकी डिमांड्स फुलफिल करने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस तरीके के कोर्सेज जो है अभी तक आए उनको गवर्नमेंट ने कहीं पे एस्टेब्लिश कर दो, गवर्नमेंट सर्विसेज में ले लो, सबको गवर्नमेंट जॉब्स दे दो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल फार्मासिस्ट करके जॉब दे दो, एंड ये फार्मेसी का कोर्स ही बंद कर दो। So this is not needed because M.Pharm pharmacology is there. So already whatever syllabus is there in pharmacy that people are learning in M.Pharm pharmacology. और जिनको क्लिनिकल में जाना है वो पहले से ही जाएगा, एमबीबीएस करेगा या डॉक्टर की स्ट्रीम में जाएगा, उसको फार्मेसी में आने का जरूरत है नहीं। तो फार्मेसी को मिक्स करने की जगह पे मैं बोलता हूँ कि पहले ये कोर्स बंद कर दो, स्टॉप कर दो। जैसे केरल हाईकोर्ट में ऑलरेडी बोला हुआ है कि अभी जितने भी एडमिशन है वो स्टॉप कर दो, सैचुरेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो आज जो हालत ऑर्डिनरी फार्मासिस्ट की है वही हालत इन लोगों की होने। महाराष्ट्र में 2,30,000 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, इनको जॉब्स नहीं है, उनको मेडिकल स्टोर्स में भी जॉब्स नहीं है, वो लोग सभी ऐसे बेरोजगार घूम रहे हैं। वैसे इसी तरीके का हालत ये फार्मेसी के लोगों का हो जाएगा। तो अभी तक जितने आए हैं उनको जॉब्स दे दो और ये कोर्स बंद कर दो। ऐसे कोर्स की कोई जरूरत नहीं है इंडिया में आज के तारीख में। जिसको करना है वो अब्रॉड जाके करेगा, वहीं पे सेटल होके वहीं पे वो नौकरी कर लेगा। सर, हाल ही में आपने रिटेल केमिस्ट के हित में रिटेल केमिस्ट एसोसिएशन स्थापित किया है, तो सर इसका उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने जो रिटेल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट स्थापित किया है, सो अभी तक आपने अगर देखा तो महाराष्ट्र स्टेट में अराउंड 75,000 to 85,000 रिटेल केमिस्ट है। इसमें कुछ फार्मासिस्ट है, कुछ नॉन फार्मासिस्ट है। और अगर इन लोगों का हालत आपने देखा तो बहुत सारे इश्यूज इनके सामने हैं। जैसे जो रॉन्ग और गलत तरीके से डॉक्टर सप्लाईज हो रही है। दूसरी चीज, आपस में डिस्काउंट देके जिस तरीके से रिटेलर अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है कि मैं ज्यादा डिस्काउंट दे दूंगा, 15% दे दूंगा, 20%, और दूसरे का बिजनेस में ड्रॉप कर दूंगा। इस तरीके की बैड कंपटीशन रिटेल सेक्टर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी एक व्यापारी संस्था ने आज तक इन रिटेलर की आंखें ही खुलनी नहीं थी। इन लोगों ने जस्ट इन लोगों को अंधेरे में रखा है कि आप एक रिटेलर हो, रिटेल केमिस्ट हो, और हम लोग जो बोलेंगे वही आपको करना है। इस तरीके की एक दहशत इन लोगों ने ये रिटेलर के माइंड में जमा के रखी है। और इसके लिए इन लोगों ने अभी तक यूज किया एफडीए का, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के इंस्पेक्टर्स का धाक दिखा के कि नहीं आप अगर हमारे खिलाफ जाओगे। कुछ लोगों ने इन लोगों को बांध के रखा हुआ है, गुलाम बना के रखा हुआ है। ऐसा बोलूंगा मैं कि किसी व्यापारी संगठन ने इन लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। इन लोगों को समझने ही नहीं दिया है कि आप रिटेलर हो, आपको रिस्पेक्ट है। तो ये जो जिस तरीके की दादागिरी इन लोगों की चल रही है, जिस तरीके की दहशत इनकी है, तो ये कम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि रिटेलर्स को पहले जगाना पड़ेगा कि भाई आप रिटेलर हो। तो दो तरीके के काम होते थे कि नहीं आप रिटेलर हो, आपने अगर कुछ हम लोगों के खिलाफ बात किया तो हम लोग एफडीए को बता देंगे। आज भी आप किसी भी रूरल एरिया में जाके देखो, किसी केमिस्ट को पूछो सबसे ज्यादा किसको डरता है, तो एफडीए से डरता है। क्यों डरता है? तो बोलता है मैं कुछ गलत चीजें कर रहा हूँ और कुछ मेरे पास से गलतियां होती है, इसलिए मैं डरता हूँ। सेकंड क्या किया कि किसी एक संगठन की होलसेल की लॉबी थी। अच्छा। सो जो होलसेल की लॉबी है, ये लोग इनको माल देने से या मेडिसिन देने से इनकार कर देते हैं और अपना बिजनेस लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए रिटेलर इनसे बंधा हुआ है। अभी ये जो होलसेलर्स है, यही होलसेलर जो है रिटेलर का नुकसान कर रहे हैं। ये रिटेलर के ध्यान में नहीं आ रहा है कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं। मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापित किया ये किसी के खिलाफ या किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं किया है। वो लोग बहुत बड़े हैं, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, उनका एसोसिएशन भी बड़ा है। लेकिन रिटेलर को यह बताना जरूरी है कि आपका रियल दुश्मन या सच में आपका दुश्मन कौन है। तो जो डॉक्टर सप्लाईज है, डॉक्टर्स को मेडिसिन कौन देता है? यही जो एसोसिएशन के साथ रिटेलर अभी तक बंधे हुए हैं, यही एसोसिएशन के जो
प्राइम जो बैकबोन्स है वो बैकबोन्स डॉक्टर्स को मेडिसिन सप्लाई करते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी डॉक्टर, कि डॉक्टर के खिलाफ भी मैं नहीं हूं। डॉक्टर्स ने मेडिसिन रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, उन्होंने डिस्पेंस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बताने का राइट मेरा नहीं है। वो उनके डॉक्टर्स के जो एसोसिएशन रहेंगे या जो लॉज रहेंगे वो लॉज वो डिफाइन करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि बहुत सारे सेगमेंट में शेड्यूल के रूल 123 के नियम के तहत रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही सिर्फ होलसेलर ने मेडिसिन देने चाहिए। वो भी कितने देने चाहिए, वो भी टेम्पो भर के, ट्रक भर के मेडिसिन नहीं देने चाहिए। जितने डॉक्टर्स को जरूरी है उतने ही देने चाहिए। लेकिन कुछ होलसेलर है, इन्होंने ये प्राइम बिजनेस बना के रखा हुआ है, एंड ये प्राइम बिजनेस में ये लोग डॉक्टर्स को मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं। एंड उस वजह से क्या हो रहा है, फिर आप एक काम करो ना, जिधर डॉक्टर है उसके बाजू में मेडिकल का लाइसेंस देना बंद कर दो। वो भी आप नहीं कर रहे हो। तो पहले कोई डॉक्टर हॉस्पिटल डालता है, उसके बाजू में मेडिकल होता है, वो मेडिकल वाला 2-4 साल तक कुछ पैसे कमा लेता है। फिर डॉक्टर को पता चलता है कि नहीं भाई मैं ही खुद मेडिसिन बेचता हूं, तो डॉक्टर के अंदर की दुकान चालू हो जाती है, मेडिकल स्टोर्स में जीरो हो जाता है। तो ये जो रिटेलर है या ये जो होलसेलर है, दोनों किस संगठन के सदस्य हैं? एक ही संगठन के सदस्य, व्यापारी संगठन के। मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो इसमें हम लोगों ने डिमांड की कि ठीक है, हम लोग भी, मैं भी एक रिटेलर हूं, मेरा भी एक रिटेल शॉप है, तो रिटेलर को बचाने के लिए ये जो डॉक्टर्स को सप्लाई करने वाले लोग हैं, इनको एक नोटिस निकालो और इनको 15,000 20,000 का फाइन ठोक दो, सो दैट ये लोग बंद करेंगे। लेकिन ये एसोसिएशन के जो बड़े लोग हैं, इन लोगों के सभी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या जो बैकबोन, जो फाइनेंशियल बैकबोन बोल सकते हैं, वो दीज आर द होलसेलर्स। तो ये होलसेलर्स को इनको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना था, इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि नहीं, हम लोग रिटेलर का कुछ नहीं सुनेंगे। और इसी वजह से हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि अभी जरूरत है रिटेलर का। अगर ये लोग सुनते नहीं है, रिटेलर अगर मर रहा है, रिटेलर को दुकान बंद करने का टाइम आ गया, फिर भी ये लोग सुनने वाले नहीं है, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले हम लोगों को रिटेलर को सेपरेट करना पड़ेगा, इनको फ्रीडम देना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोगों ने रिटेल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन स्थापित किया। इसके पीछे के ये एक इंसिडेंस था कि डॉक्टर सप्लाई जो 40% बिजनेस डॉक्टर्स ले रहे हैं, वो बिजनेस रिटेलर को मिलना चाहिए, वो एक रीजन है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि रिटेलर को कभी भी लिटरेट नहीं होने दिया, एजुकेट नहीं होने दिया, या उनको कुछ नया चीज सीखने को ही नहीं मिला। मतलब जो फार्मासिस्ट करके मेडिकल स्टोर्स ओपन करता है, दैट पर्सन मस्ट नोन इन सोसाइटी, और उसको सोसाइटी ने या समाज ने उसको पहचानना चाहिए एज ए मेडिकल स्टोर्स ओनर, या एक औषध मित्र हम लोग बोल सकते हैं कि दवाई की जानकारी होने वाला आदमी। बट वो क्या बन के रह गया, दुकानदार। मतलब वो सुबह आता है, 4 टैबलेट कट करके दे देता है, पैसे ले लेता है, शाम को दुकान बंद कर देता है, पैसे गिनता है, घर पे जाके सो जाता है। उसको नई दवाइयां मालूम नहीं है, उसके लिए कुछ प्रोविजन नहीं है, उसने अगर कुछ लॉ के बारे में या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में कुछ पूछने की कोशिश की तो उसको अरे तू टेंशन मत ले, हम लोग ड्रग इंस्पेक्टर को देख लेंगे। उसका फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उसके लिए भी कुछ नहीं है। तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मेडिकल स्टोर्स में, रिटेल मेडिकल स्टोर्स वालों का फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होना चाहिए, उनका बिजनेस बढ़ना चाहिए, उनका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, एंड इसलिए इन लोगों को एजुकेट करना है, इसलिए इन लोगों को आगे लेके जाना है। यही रिटेल केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन का मेन उद्देश्य है। महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में कुछ पदाधिकारी आए हैं जो कि व्यापारी संगठन से ही जुड़े हुए हैं, कुछ हमें भी ये न्यूज मिली है, और हाल ही में अभी एक आर्थिक मामला भी कुछ सामने आया है। सर, इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जो व्यापारी संगठन के बारे में मैंने बोला कि इन लोगों से तंग आके हम लोगों ने रिटेल केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन की स्थापना की, और आपने जो बोला कि व्यापारी संगठन के कुछ लोग फार्मेसी काउंसिल में पदाधिकारी, तो ये आज का नहीं है, 30 साल से ये लोग पदाधिकारी है, इनके ही प्रेसिडेंट है, इनकी ही बॉडी वहां पर चुन के जाती है। इसमें बहुत सारे घोटाले इलेक्शन में भी हो जाते हैं, जैसे बैलेट पेपर जो उठा के ये लोग चुन के आते हैं, पोस्ट से बैलेट पेपर आते थे, तो वो मैनेज करके ये लोग सभी काउंसिल अपने कब्जे में कर लेते थे। और रहा आर्थिक मामले में, आपके न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा, आपने मेरे इसके बारे में मेरे साथ बात भी की
और मैंने इसके बारे में मेरा सभी व्यू पॉइंट मैंने रख दिया। लेकिन ये जो आर्थिक मामला सामने आया है कि जनवरी के 5 जनवरी या 7 जनवरी, डेट मालूम नहीं, लेकिन जनवरी 2018 में जो कैंप हुआ था, जुन्नर तालुका केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पास से कैंप दिया था। पहली बात तो आपने पूरा काउंसिल का रिकॉर्ड अगर निकाल के देखा तो लास्ट 20 साल में एक ही संस्था को, एक ही व्यापारी संगठन को ये लोग, जैसे केमिस्ट ड्रगिस्ट एसोसिएशन मैंने बोला, इनको ही सिर्फ कैंप दे रहे, दूसरे कोई संगठन को या किसी को भी ये कैंप दिए जाते नहीं है। मतलब तिजोरी भी इनकी है, घर ही इनका है और यही लोग लूट रहे, इस तरीके का ये काम हो गया। अभी ये जो आर्थिक मामला है इसमें बताया जाता है कि जनवरी में ये कैंप हो गया और मैंने प्रेसिडेंट का भी, काउंसिल के प्रेसिडेंट का भी बाइट्स देखा और इसके बारे में भी रीड किया, रजिस्ट्रार का भी बाइट देखा, सब कुछ देखा। लेकिन देखने के बाद पता चलता है कि बाकी सब चीजें हम लोग साइड में रखते हैं कि कोई भी संस्था रजिस्ट्रेशन, फार्मेसी काउंसिल, महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन देता है फार्मासिस्ट को। रजिस्ट्रेशन देते वक्त विदाउट पेइंग फीस अभी तक वो रजिस्ट्रार ने टिप्पणी दी है कि नहीं, इसमें हम लोगों ने रिसीट थी मेरे पास और डॉक्यूमेंट देखे और मैंने रजिस्ट्रेशन दे दिया। लेकिन रिसीट आने के बाद रजिस्ट्रेशन होना मतलब बैंक में अभी तक पैसे ही डिपॉजिट नहीं हुए एंड आपने रजिस्ट्रेशन दे दिए, इसका मतलब ये होता है कि आप लोग देखते नहीं हो। ठीक है, अभी उस टाइम आपने देखा नहीं, मार्च का ऑडिट हो गया, मार्च के ऑडिट में भी आपको पता नहीं चला कि कुछ तो घपला हुआ है, 37,000 की अमाउंट दिख नहीं रही है, फिर भी इन लोगों को रजिस्ट्रेशन मिले। मेरा तो डाउट ये है कि अभी तक जितने भी कैंप हुए हैं ना, ये सबकी इंक्वायरी की जाए कि सही में इन लोगों ने पैसे भरे हैं कि फ्री में रजिस्ट्रेशन दे दिए। तो इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि मेरे, जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मैं काउंसिल को जानता हूं, कोई भी फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार हो, डिप्टी रजिस्ट्रार हो, विदाउट ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट कुछ भी करता नहीं है। और ये जो है फाइनली, मैं व्यापारी संगठन बोलता हूँ, व्यापारी माइंड के लोग अगर फार्मेसी काउंसिल में जाके बैठेंगे तो फिर यही रिजल्ट आने वाला है, यहाँ का पैसा वहां पर, वहां का पैसा वहां पर, और फिर बोलेंगे आयोजक कौन है? आयोजक को आपने लिख के दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है करके इसमें कि आयोजक को हम लोग लेटर में मेंशन करते हैं कि पैसे का रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाउ इट इज पॉसिबल? गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का ट्रेजरर कोई भी प्राइवेट पर्सन नहीं हो सकता है। हाउ इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी? कैसे आप बोल सकते हो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी? उनका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके रजिस्ट्रार का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैंप कंप्लीट होने के बाद एटलीस्ट सेकंड डे उसने देखना चाहिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक में पैसे आए कि नहीं आए। नहीं आए इसका मतलब हम लोग यही कंसिडर करेंगे कि आयोजक कोई भी हो, आयोजक के साथ आपने हाथ मिला के ये पैसा बीच में यूज कर लिया। और जब ये फाइनली फाइंड आउट हुआ, किसी ने फाइंड आउट किया, तब आप जा गए भागते भागते जाके बैंक में। अगर ये फाइंड आउट नहीं होता तो आप वो बैंक में भी नहीं भरते थे। हम लोगों को नहीं मालूम, एज ए ले फार्मासिस्ट, एज ए थर्ड फार्मासिस्ट आयोजक के जेब में गया था या किसी और के जेब में गया था या किसी के इंस्ट्रक्शन से ये सब हुआ था। और ये सब मैटर जो है, ये सब मैटर सामने आता है, तभी आता है कि जब आपके खिलाफ कोई बोलने लगता है, तभी वो इमीडिएट सामने आता है मैटर। तो इसमें बहुत सारी इंक्वायरीज होनी जरूरत है। इसमें से एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फार्मेसी काउंसिल में कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ चल रही है। तो ये सभी गड़बड़ी की इंक्वायरी होनी चाहिए। सर, ये सारे जो घोटाले हो रहे हैं, आर्थिक मामले भी सामने आ रहे हैं, और साथ ही सर अभी महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इलेक्शंस भी है, तो सर इसमें आपकी भूमिका क्या रहेगी? इसीलिए मैंने पहले से ही एक भूमिका रखी है कि महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में सभी स्ट्रीम के लोग होने चाहिए। अभी अगर महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल की बॉडी अगर देखी तो सभी लोग डी फार्म है और रिटेलर्स है या कोई एक आध होलसेलर है उसमें। आज के तारीख में नीड है कि कोई टीचर भी वहां पे होना चाहिए, कोई रिसर्च साइंटिस्ट होना चाहिए, कोई इंडस्ट्री का प्रोफेशनल होना चाहिए, एक रिटेलर होना चाहिए, एक होलसेलर, मतलब सभी सेगमेंट से एक एक पर्सन वहां पर जाना चाहिए। तभी जाके इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होंगे। और अभी जो चल रहा है वो सिर्फ यहाँ पर पैसे दिखाओ, वहां पर पैसे दिखाओ, वहां से पैसे निकालो, वहां से पैसे निकालो, ये करो वो करो, उतना ही काम हो रहा है। फार्मासिस्ट के लिए सही में काम करना है तो फार्मेसी काउंसिल सिर्फ फार्मासिस्ट माइंड के जो फार्मासिस्ट रहेंगे उनके हाथ में होना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल के इलेक्शन में फार्मासिस्ट ने फार्मेसी काउंसिल रिप्रेजेंट करना चाहिए। एंड इसमें अगर मेरी भूमिका आप पूछोगे तो
मुझे तो इलेक्शन लड़ना नहीं है। मैंने पहले ही डिक्लेयर किया है, जब से मैं फार्मेसी एक्टिविटीज में हूँ, मैं खुद इलेक्शन लड़ूंगा नहीं, लेकिन जरूर महाराष्ट्र स्टेट में इस इलेक्शन में फार्मासिस्ट का पैनल रहेगा और सभी फार्मासिस्ट जी जान लगा के फार्मेसी काउंसिल के इलेक्शन में अपना योगदान देंगे। और ये इलेक्शन दिस विल बी ए फ्रीडम फॉर फार्मासिस्ट एंड फार्मेसी काउंसिल को हम लोग बोलेंगे कि ये सब लोगों के पास से मुक्त करवाना है, फ्रीडम देना है, तो फार्मासिस्ट को लड़ना ही पड़ेगा, लड़ने के सिवाय कुछ और चारा ही नहीं है। इसलिए फार्मासिस्ट संगठन जो डिसीजन लेंगे, जो पैनल देंगे, वो पैनल के साथ में रहूंगा, फार्मासिस्ट के लिए काम करूंगा। यही है कि इसमें मेरी भूमिका रहेगी। बाकी फार्मासिस्ट आर वेरी मच क्लेवर, दे विल टेक केयर ऑफ दिस फील्ड एंड डेफिनेटली दिस विल ग्रो। सर, आपने फार्मासिस्ट के हित के लिए जो बीड़ा उठाया है, आपने उनके हित के लिए जो भी आप संघर्ष कर रहे हैं, तो यकीनन हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप इसमें जरूर सफल हो। थैंक यू सर। फार्मासिस्ट मित्रों, हम आपको फिर से एक बार आगाह करते हैं, फार्मेसी विरोधी कार्यों को एवं विरोधी कार्यों को करने वाले नेतृत्व को बढ़ावा ना दे एवं संगठित होकर ऐसी घटनाओं का विरोध करे। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित यदि कोई जानकारी आपके पास हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क